दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी जिद्दी लड़की की है जो अपनी जिद में आकर आखिर में अपना ही नुकसान कर लेती है। इंसान को यह हमेशा समझना चाहिए कि वो वाजिब जिद अगर करे तो ठीक भी है, लेकिन ना वाजिब जिद हमेशा आपका नुकसान ही करेगी। तो आइए, आज की ये कहानी जो कि इतनी खौफनाक है कि आप इसका एंड सुनकर खुद दहल जाएंगे, इस कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाते समय ऑल बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो, किसी भी नई स्टोरी का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप उस वीडियो, उस स्टोरी को टाइम से सुन सके। अब बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावनी। तो एक लड़की थी जिसका नाम था रिद्धिमा। रिद्धिमा के जो घर वाले थे वो बहुत पैसे वाले थे और आलीशान इनका घर था। जिस इलाके में ये रहते थे वहां इनका काफी दबदबा भी था और इसी का थोड़ा गुरूर या कह ले थोड़ा घमंड रिद्धिमा को भी था। उसे ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया की हर चीज पा सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो हासिल नहीं कर सकती। लेकिन यही वो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करती है, क्योंकि इस तरह की सोच इंसान को हमेशा गर्त में लेकर जाते हैं, गड्ढों में लेकर जाते हैं, ऊपर नहीं उठाते। तो होता क्या है, एक दिन ये अपने टेरेस पर घूम रही थी शाम के वक्त। तो ये देखती है कि सामने वाले घर में, जो कि अब तक खाली पड़ा हुआ था, करीब पिछले 6-7 महीनों से खाली पड़ा हुआ था, वहां पर कोई घूम रहा है। कोई सुंदर नौजवान, बहुत ही आकर्षक घूम रहा है अपने घर के आंगन में। अब ये तो टेरेस से देख रही थी और वो जो युवक या वो जो शख्स था, नौजवान, उसने ऊपर सर किया नहीं था, इसलिए वो ऊपर रिद्धिमा को देख नहीं पाया कि हाँ, कोई मुझे देख रहा है। रिद्धिमा उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे ये शख्स, ये इंसान, ये नौजवान उसी के लिए बना है। और अब रिद्धिमा के अंदर उसका वो जो एहसास था या उसकी जो भावनाएं थी वो उमड़ने लगी थी कि इसे तो बस मैं ही पाऊंगी, इसे तो मैंने ही हासिल करना है। और इसी सोच विचार में वो डूबी हुई थी कि अचानक वो देखती है कि सामने जो आंगन था, सामने वाले घर में, वहां पर अब कोई भी ना था। न जाने कब वो नौजवान वहां से जा चुका था, शायद अपने घर में अंदर, कमरे में अंदर चला गया हो। अब रिद्धिमा टेरेस से वापस आती है नीचे, अपने कमरे में आकर वो ताने बाने बोलने लग जाती है। वो सोच में डूबती है, डूब जाती है कि कैसे इस लड़के से, इस नौजवान से बात की जाए और कैसे इसे बताया जाए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अगले दिन ये सुबह सुबह ही करीब 10-11 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलती है और आसपास जो इसकी कुछ फ्रेंड्स होती हैं उनसे पता करती है। ये अपनी एक दोस्त नेहा से पूछती है कि ये जो सामने वाला घर 6-7 महीने से बंद पड़ा था, इसे किसी ने खरीद लिया है क्या? यहाँ पर कोई आ गया है क्या? तो नेहा कहती है, जो उसकी दोस्त है, सहेली, वो कहती है, हाँ, पर खरीदा नहीं है, किराए पर है। यहाँ पर एक मैरिड कपल जिनकी हाल ही में अभी शादी हुई है, वो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, पर वो
किराए पर रहने के लिए आए हैं, यानी कि रेंट पर उन्होंने ये घर लिया है। रिद्धिमा को ये जानकर थोड़ा सा झटका लगा और वो बोली, ओह, शादीशुदा है। तो नेहा बोली, क्यों, क्या हुआ, कोई बात? तो रिद्धिमा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जस्ट अपनी नॉलेज के लिए ये पूछ रही थी। अब सामने कोई है तो उसके बारे में पता तो होना ही चाहिए। इसके बाद रिद्धिमा नेहा के साथ मार्केट की ओर निकल पड़ती है, लेकिन उसका दिमाग में वही चल रहा होता है कि यार ये शख्स तो शादीशुदा है, अब आगे क्या करूं? मुझे तो ये शख्स, ये नौजवान हर हालत में हासिल करना है। बस ये उसकी एक तरह से अब जिद उसके अंदर पैदा होने लग गई थी, जो कि उसके जहन में हमेशा रहती ही थी। रिद्धिमा वापस आती है, घर आती है और शाम के समय ये वापस टेरेस पर चली जाती है, उसे देखने की लालसा में। देखती है कि वो नौजवान सामने एक कुर्सी पर बैठा है और कुछ पुस्तक, कोई बुक पढ़ रहा है। अब अचानक से ऐसा होता है कि वो जो सामने शख्स होता है, नौजवान होता है, उसकी नजर सीधे, वो अपना सर उठाता है तो सीधे रिद्धिमा की ओर पड़ती है। रिद्धिमा उसको देखकर मुस्कुरा देती है और जब रिद्धिमा मुस्कुराती है तो वो अपनी चेयर से उठता है वो शख्स और घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर रिद्धिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी मुस्कान का जवाब उसने इतनी बेरुखी से दिया है, अब तो इसे मेरा होना ही पड़ेगा। वो काफी देर तक वहां खड़ी रहती है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है किसी काम से अंदर चला गया हो और वापस लौट कर आए, पर वो फिर वापस लौट कर नहीं आता। काफी देर इंतजार करने के बाद रिद्धिमा वापस नीचे आ जाती है टेरेस से। अब रिद्धिमा सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि उसे अपने दिल की बात बताई जाए। इसी उधेड़-बुन में रिद्धिमा लगी हुई थी कि रात के करीब 8, सवा 8 बजे ये वापस टेरेस पर जाती है, क्योंकि परेशान हो रही थी ना, बेचैन हो रही थी उसे देखने के लिए। तो देखती क्या है कि सामने वाले घर में रोशनी हो रखी है और वो शख्स एक औरत के साथ बातें कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो औरत उसकी पत्नी ही होगी। दोनों चेयर पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये तो रिद्धिमा को पता नहीं लगा, लेकिन दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे, जैसे कि हस्बैंड वाइफ मिलजुल कर हंसते हुए बातें करते हैं। यह देखकर रिद्धिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि इस औरत की जगह मैं होनी चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका खतरनाक इरादा। अब इसने क्या किया, ये वहां से, क्योंकि दोनों को साथ में देख नहीं पाई, नीचे उतर आई अपने कमरे में और इसने आधी रात के समय, करीब 2:30 से 3 बजे के बीच का समय रहा होगा, ये अपने घर से निकलती है और सामने वाले घर में दीवार फांद कर अंदर चली जाती है और देखने की कोशिश करती है, झांकने की कोशिश करती है कि वो शख्स, वो नौजवान जिसका इसे अभी तक नाम भी नहीं पता, कहां है। क्या वो सो रहा है या जागा हुआ है? डर तो इसके अंदर था ही नहीं। पैसे का इतना घमंड था कि किसी के घर में भी घुस गए तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ये गैलरी पार करते हुए एकदम से इसकी नजर एक शीशे के दरवाजे से अंदर जाती है। तो देखती क्या है कि अंदर वो शख्स बैठा हुआ है और कोई किताब पढ़ रहा है। ये उसे चुपचाप ध्यान से देखती है कि इतनी रात को ये शख्स किताब पढ़ रहा है। ये पहले भी मैंने इसे किताब पढ़ते हुए बाहर देखा था। क्या ये किताबी कीड़ा है या इसका काम ही है किताबों को पढ़ना?
इतना ये सोच ही रही थी कि उस शख्स की नजर बाहर पड़ती है, यानी रिद्धिमा की तरफ, दरवाजे की तरफ पड़ती है, और शीशे के उस दरवाजे से पार वो शख्स देखता है तो सीधे तेज गति से, तेज चलता हुआ वो दरवाजे की तरफ आता है और दरवाजे को खोलता है और रिद्धिमा से कहता है, तुम तो वही छत वाली लड़की हो ना, टेरेस वाली लड़की हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त। वो कहती है, सुनो, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वो शख्स कहता है, कहने के लिए पूरा दिन पड़ा होता है, कहने के लिए टेरेस से भी तुम कह सकती थी, आखिर इस वक्त यहां आकर तुम क्या जताना चाहती हो? मेरी बीवी अंदर सो रही है, अगर उसे भनक भी लगी तो जानती हो ना क्या होगा, बवाल मच जाएगा, इसी समय यहां से वापस चली जाओ। तो रिद्धिमा मुस्कुराती है और कहती है, बवाल ही तो करने आई हूं। तुम्हें पता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इतना शोर मचाऊंगी कि सब आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद बाकियों की तो छोड़ो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो भी वही मानेगी जो मैं कहूंगी, और मैं क्या कहूंगी तुम खुद समझदार हो। अब वो जो शख्स होता है, थोड़ा सा उसका टोन डाउन हो जाता है, थोड़ा सा वो घबराता है और कहता है, देखो मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। तो रिद्धिमा कहती है, मैं कौन सा तुम्हारा नाम जानती हूँ, बाय द वे मेरा नाम रिद्धिमा है, और आपका? तो वो शख्स कहता है, मेरा नाम अमन है। तो रिद्धिमा कहती है, सुनो अमन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं जिस चीज को एक बार पसंद कर लेती हूँ उसे फिर मैं अपना कर ही रहती हूँ। तो तुम्हारे लिए एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि तुम मेरे हो जाओ। जब तुम मेरे हो जाओगे तो फिर तुम्हारे पास किसी भी चीज की, दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। अमन कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं शादीशुदा हूं, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो रिद्धिमा कहती है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक ही क्यों ना देना पड़े। अब वो जो शख्स होता है, अब क्योंकि सामने एक लड़की है तो थोड़ा डर भी रहा होता है कि रात के इस समय अगर इसने शोर भी मचा दिया तो सब मुझे ही गलत ठहराएंगे। तो उसे समझाता बुझाता है और ठंडे दिमाग से एक बात कहता है कि ठीक है, मुझे ना कल शाम तक का टाइम दे दो, मैं सोचकर बताता हूं। तो रिद्धिमा कहती है, ये हुई ना बात, मैं कल टेरेस पर शाम को आऊंगी और तुम्हारी मुस्कान मुझे बता देगी कि तुम मेरे हो चुके हो और तुम्हें मेरी बात मंजूर है, और अगर तुम नहीं मुस्कुराए तो मैं फिर यहाँ पर इसी समय आ जाऊंगी, और कल मैं क्या करूंगी ये तुम्हें भी पता है। ये कहकर रिद्धिमा चली जाती है और अमन एक गहरी सांस छोड़ता है, क्योंकि उसे राहत हुई थी कि ये गई। इसके बाद अमन अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। अगला दिन आता है। रिद्धिमा को तो नींद ही नहीं आई थी रात में 2:30 बजे के बाद। वो तो बस यही सोच रही थी कि कैसे ही शाम हो, जल्दी जल्दी सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, और उसके बाद वो टेरेस पर जाए और उस नौजवान का, अब तो वो नाम भी जानती थी, अमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो देखे। शाम होती है जिसका ये बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम होती है, ये टेरेस पर जाती है और वहां से जब देखती है तो इसे अमन नजर नहीं आता। ये काफी देर जब तक अंधेरा ना हो गया तब तक वहां खड़ी रहती है, पर इसे न अमन न उसकी वाइफ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब ये व्याकुल होने लगती है, ये इसको चिंता हो जाती है, थोड़ा सा इसको एंजाइटी भी होने लगती है कि आखिर क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, अगर
अंधेरा हो रहा है शाम के बाद, तो बत्तियां जलनी चाहिए। इस घर की तो बत्तियां भी नहीं जल रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो और ये कुछ देर के लिए वो अपना जरूरी काम करने गए हों या कहीं मार्केट गए हों। बस यही सोचकर ये टेरेस से नीचे उतर आती है और सोचती है थोड़ी देर बाद मैं फिर ऊपर टेरेस पर आऊंगी और अपने अमन को देखूंगी, उसका दीदार करूंगी। अब ये नीचे अपने रूम में आती है, उधर अपने घर परिवार वालों के साथ बैठती है। तो इसकी जो माँ होती है रिद्धिमा की, वो रिद्धिमा के पिता को बताती है कि पता नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ, ये तो हमें नहीं पता। अभी सुन रही है रिद्धिमा इनकी बात। रिद्धिमा की माँ अपने हस्बैंड से यानी कि रिद्धिमा के पिता से कह रही होती है कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किराएदार अभी अभी आए थे, कुछ ही दिन हुए थे और आज ही ये वापस चले भी गए घर को खाली करके। तो रिद्धिमा के पिता जो होते हैं वो कहते हैं हो सकता है कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद उन्हें ऐसा लगा हो कि ये घर उन्हें सूट नहीं कर रहा और वो यहाँ से चले गए। इसमें कौन सी अजीब बात है, ये तो होता ही है, नॉर्मल है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इधर रिद्धिमा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। रिद्धिमा को अब ये पता चल चुका था कि अमन यहाँ कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो घर छोड़ के जा चुका है अपनी पत्नी के साथ। अब रिद्धिमा अपने कमरे में चली जाती है। इसकी माँ इसको बाद में जब खाना बन जाता है रात के खाने के लिए भी बुलाती है, लेकिन ये कहती है कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये आज खाना नहीं खाएगी। अब घर वालों को भी पता था कि जिद्दी है, अगर मना कर दिया नहीं खाएगी तो फिर नहीं ही खाएगी, तो माँ वापस चली जाती है। अब होता क्या है, ये अंदर सोच रही है, सोचते सोचते इसको न जाने कब नींद आ जाती है और जब इस सुबह उठती है तो फिर वही बेचैनी इसे घेर लेती है। इसका मन कहीं नहीं लगता। ये सुबह बस बेमन से थोड़ा बहुत नाश्ता करती है ताकि घर वालों को कुछ पता ना चले, कोई ऐसा ना लगे उन्हें कि बेटी परेशान है। ये नीचे उतरती है, अपनी दोस्त नेहा से मिलती है और उससे कहती है कि यार ये जो किराएदार आए थे ये तो चले गए। तो नेहा कहती है हाँ तो चले गए, लगता है उन्हें यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया होगा, चले गए। तू बता तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है, उस दिन भी तू पूछ रही थी और आज भी तू पूछ रही है, कुछ बात है क्या? अगर कुछ है तो मुझे बता, क्या पता मैं तेरी थोड़ी हेल्प कर दूं। तो रिद्धिमा नेहा को सारी बातें बताती है और ये कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर अमन चाहिए। तो नेहा कहती है तुझे पता है ना वो शादीशुदा है, ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रिद्धिमा कहती है मुझे नहीं पता, उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझसे एक दिन का समय लिया था और उस समय में वो यहां से खाली करके घर खाली करके भाग भी गया। अब तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। नेहा कहती है ठीक है तू ऐसा कर, तू घर में जा रेस्ट कर और कुछ दिन की बात है फिर तू नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ करीब 10-12 दिन हो गए थे। अब ये अपने कमरे में ही रहने लग गई और कमरे में ये डिप्रेशन में जाने लग गई। अब घर वालों को ये एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी कमजोर पड़ रही है, कहीं ना कहीं उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही, उसके चेहरे पर अब वो मुस्कान नहीं रही, उसके चेहरे पर अब वो तेज नहीं रहा। तो 1-2 दिन के अंदर क्या होता है कि नेहा जो इसकी फ्रेंड है वो इससे मिलने आती है घर में और इसके कमरे में जाती है तो देखती है कि नेहा की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब, यानी उसकी हेल्थ भी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, उसके चेहरे का तेज बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर वो एग्रेशन भी दिखाई नहीं दे रहा था जो पहले दिखाई देता था। नेहा कहती है रिद्धिमा तुझे हुआ क्या है, आखिर क्यों तूने अपनी ऐसी हालत कर ली है?
तो रिद्धिमा कहती है मुझे अमन चाहिए। अब नेहा ये समझ जाती है कि ये तो उस शख्स के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी है। नेहा इसके कमरे का दरवाजा बंद करती है और इससे कहती है सुन, तू चाहती है तुझे अमन मिले? रिद्धिमा की आंखों में एकदम चमक आ जाती है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा ग्लो आ जाता है और वो कहती है क्या ऐसा हो सकता है नेहा? तो नेहा कहती है हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। और फिर नेहा आगे कहती है सुन, मैं एक तांत्रिक को जानती हूं और वो तांत्रिक इस तरह के काम करता है। अगर उसकी बताई हुई क्रिया हम करें, यानी तुम करो, तो तुम्हें अमन मिल सकता है और इसके लिए हमें उस तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। तो रिद्धिमा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब उसके शरीर में जैसे एक एनर्जी आ रही थी, वो उठ खड़ी हुई और कहती है चलो अभी चलते हैं। तो कहती है अभी नहीं, कल चलेंगे सुबह के वक्त। अब नेहा उससे मिलकर वापस चली जाती है और रिद्धिमा अगले दिन का इंतजार करने लगती है। अगला दिन आता है, रिद्धिमा और नेहा उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तो वो तांत्रिक इन्हें बताता है कि काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 7 दिन इस पूजा में बैठना पड़ेगा। और इस पूजा में करना क्या है कि तुम्हें एक गोल घेरा बनाना है और उस गोल घेरे के अंदर रिद्धिमा तुम्हें रहना है और 7 दिन तक तुम उस गोले से बाहर केवल जो नित्य कर्म है, आप जानते होंगे नित्य कर्म, जो नेचर्स कॉल है, उन्हीं के लिए बाहर आना है कुछ क्षणों के लिए। बाकी तुम उस गोले के अंदर ही रहोगी। अगर नित्य कर्मों के अलावा तुम और किसी काम के लिए उस गोले से बाहर इन 7 दिनों में आई तो तुम्हारे ऊपर जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये 7 दिन की क्रिया जब तुम वहां उस गोले के अंदर कर लोगी तो 8वें दिन तुम्हें तुम्हारा अमन मिल जाएगा। साथ ही साथ तांत्रिक एक चेतावनी भी देता है कि रिद्धिमा ध्यान रखना कि 6ठे और 7वें दिन तुम्हें कुछ ऐसा दिख सकता है जो तुम्हें अपनी ओर खींचे, लेकिन तुम्हें उस गोले से बाहर नहीं आना है। अब तांत्रिक से मिलकर पूरी क्रिया, पूरी विधि जानकर ये दोनों नेहा और रिद्धिमा वापस आ रहे होते हैं। तो रिद्धिमा कहती है ये सब हम करेंगे कहाँ, करेंगे कैसे? अगर घर पे करेंगे तो पता लग जाएगा। तो नेहा कहती है मेरा घर है ना, मेरे घर में तो कोई भी नहीं रहता, मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे घर में कर ले और 7 दिन के लिए हम कोई टूर बना लेंगे। तो रिद्धिमा कहती है टूर? तो नेहा कहती है मैंने पहले ही कहा था ना, इसके लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। तो अपने घर में ये थोड़ा सा झूठ बोलना कि तू और मैं टूर पर बाहर जा रहे हैं और 8-10 दिन में वापस आएंगे, तब तक तू मेरे घर में रहेगी, क्रिया भी पूरी हो जाएगी और तुझे तेरा प्यार भी मिल जाएगा। रिद्धिमा को बात समझ में आती है और वो वैसा ही करती है। और जब रिद्धिमा अपने घर में बताती है तो रिद्धिमा की माँ कहती है नेहा से कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल टूर पर जाओ, इससे हवा पानी बदल जाएगा, ठीक हो जाएगी, लड़की हमारी पहले से बेहतर हो जाएगी। अब दोनों यहाँ से तैयार होकर, रेडी होकर अपना सामान लेकर दिखाने के लिए कि हम टूर पर जा रहे हैं निकल पड़ते हैं। नेहा के घर पहुंचते हैं, वहां ये एक गोला बनाते हैं, आटे का बहुत बड़ा गोला, और उसके अंदर रिद्धिमा बैठ जाती है वही क्रिया जो तांत्रिक ने बताई थी उसे करने के लिए। अब इसे 6 दिन हो चुके हैं करते करते और सफलता पूर्वक ये कर भी रही है। जो पढ़ाई उसने पढ़ने को दी है उसे पढ़ भी रही है मंत्रों को। 7वें दिन जब रात होती है तो रात के करीब 10 बजे इसे दिखाई देता है कि इसकी माँ गोले के बाहर, इसकी माँ बोल रही होती है रिद्धिमा तू यहाँ है, तू तो कह रही थी कि तू टूर पर गई है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? आ बेटा मेरे पास आ। रिद्धिमा देखती है अपनी माँ की तरफ, लेकिन उसे तांत्रिक की बात याद आती है
और वो गोले से बाहर नहीं आती। इसी तरह से अलग अलग लोग उसे नजर आते हैं। कभी उसके दादा जो कि अब थे ही नहीं, कभी उसकी बहन जो कि छोटी बहन थी और बहुत दूर उससे पढ़ रही थी, कहीं हॉस्टल में। रिद्धिमा ये समझ रही थी कि ये सब एक छलावा है और मुझे इस गोले से बाहर निकालने की एक तरकीब है, उस ताकत, उस शक्ति के द्वारा, जो नहीं चाहती कि मैं अपनी क्रियाएं पूरी करूं। अब ये मंत्रों में बैठी ही होती है और करीब 11:15 का समय हो जाता है कि तभी इसे सामने अमन दिखाई देता है। अमन कहता है, रिद्धिमा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए ये सब करने को भी तैयार हो गई। पिछले 7 दिनों से तुम इतना कष्ट झेल रही हो इस गोले के अंदर, और इससे पहले भी मुझे पता चला है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब रही है सिर्फ मेरी खातिर। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर पहले ही तुम्हारे पास आ चुका होता। आओ रिद्धिमा, आओ, अब हम एक हैं। रिद्धिमा समय देखती है और समय अब 2-3 मिनट का बचा होता है 12 बजने में। ये सोचती है कि अमन जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूं वो तो मुझे सामने मिल ही रहा है, तो चलो, तांत्रिक की क्रियाएं भी पूरी हो गई, अब मैं बाहर इस गोले से बाहर भी निकल सकती हूँ। ये सोचकर और अमन की तरफ देखते हुए ये उस गोले से बाहर पैर रखती है और अमन की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही ये अमन के पास पहुंचती है, ये देखती है कि सामने कोई है ही नहीं। अचानक इसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है और ये वहीं पर गिर पड़ती है। सुनाई देती है तो बस इसकी वो आखिरी चीख, जिसे सुनकर नेहा अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी इसके कमरे में जहां ये पूरी क्रिया कर रही थी वहां पर आती है। ये रिद्धिमा को उठाती है, हिलाती है, डुलाती है, लेकिन वो उसका शरीर अब बेजान हो चुका था। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी तो खत्म होती है, लेकिन इसके साथ ही हमें एक सीख जरूर सीखने को मिलती है। मैसेज ये मिलता है कि कभी भी ना वाजिब जिद नहीं करनी चाहिए। अब वाजिब जिद करें, समझ में आता है, अब ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपको करने ही नहीं चाहिए, तो फिर आप गड्ढों में ही गिरेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।